सम्मानित मंच बहुजन क्रांति मोर्चा के अंतर्गत संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान का पटना प्रमंडलीय महासम्मेलन बक्सर में होने जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मेरे मूल निवासी समाज के लोगों का सभी पहले मैं अभिवादन करती हूँ। यहाँ पर मंच पर उपस्थित बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। और हमारी जो बात है वो पूरे भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में जो मीडिया घर घर तक पहुंचा रहा है, उस मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं इस बुद्ध की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, कर्म भूमि को भी मैं वंदन करती हूँ कि यहाँ से हमें बहुत ही बड़ा आंदोलन करने का हमको यहाँ से प्रेरणा मिलती है। और ये विषय के ऊपर वामन मेश्राम जी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सभी लोग उपस्थित हुए हैं और इतनी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर में हम लोग मेश्राम साहब को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी चुनाव का माहौल आ गया है और अब चुनाव आया है, इसीलिए और चुनाव की गर्मी है, इसलिए और ज्यादा गर्मी हो रही है। हमारे जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जब 5 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने सबसे पहले जब आए तो उन्होंने लाल किला भेज दिया था। उस लाल किले से अभी लास्ट 2019 की 26 जनवरी के दिन लाल किले से उन्होंने एक भाषण किया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन हमारे जुमले वाले सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जो है, उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं अपने आप पी लूंगा। तुम मुझे वोट दो, खून तो मैं अपने आप पी लूंगा। लेकिन मेरे भाइयों तथा बहनों, इतनी गर्मी के अंदर आप बैठे हुए हो और पसीने से रेप हो रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें आजादी चाहिए और इस आजादी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आपको इस मंच से कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसीना दो, आजादी मैं तुम्हें दूंगी। हमें आजाद होना है और किस लिए आजाद होना है, इसका आपको पूरा इतिहास, ये जो बक्सर की भूमि है, इसका इतिहास आप सबको मालूम है। आपको ज्यादा इतिहास की जानकारी देने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बक्सर की भूमि में मैं सुबह से जब मैं उठी तब से मैं जानना चाहती थी कि बक्सर का इतिहास क्या है। जब मुझे मालूम पड़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ से भगवान राम शिक्षा प्राप्त करके गए थे और जब शिक्षा प्राप्त करके गए थे तब एक महिला को उसका पैर लग गया और उस महिला जो थी वो पत्थर थी और वो पत्थर महिला इंसान बन गई। वो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, उन राम जी ने सिर्फ एक महिला को पाँव छुआ था और वो महिला क्या हो गई थी, इंसान बन गई थी। लेकिन मेरे बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ एक कलम उठाई थी तो 85 करोड़ समाज की महिलाएं आजाद हो गई थी। तो मेरे बाबा की शक्ति है और इस बाबा की शक्ति के कारण आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें सबसे पहले जो दिया था वो जो था वो वोट का वैल्यू था। हमें अपने वोट का वैल्यू नहीं भूलना चाहिए भाइयों तथा बहनों। अगर हम इस देश के अंदर आजाद होना चाहते हैं तो हमें अपने वोट का वैल्यू समझना होगा। हमें अपने वोट का वैल्यू समझना होगा। 26 जनवरी 1950 के दिन जब बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लागू किया तब बहुत ही खुश होकर, प्रसन्न होकर वो क्या करने लगे, कमरे में जाके वायलिन चलाने लगे, म्यूजिक सुनने लगे। और म्यूजिक सुनते सुनते रत्तू जी ने कहा, बाबा साहब आप आज इतने क्यों खुश हो रहे हो? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने रत्तू जी से कहा, अरे रत्तू जी तुमको मालूम है आज मैं जो करके आया हूँ वो बहुत बड़ी घटना है। तो उन्होंने कहा क्या करके आए बाबा साहब? तो उन्होंने कहा आज मैं रानी के पेट की नस्बती करके आया हूँ। रानी के पेट की मैं नस्बती करके आया हूँ। मतलब आज तक इतिहास में रानी के पेट से पैदा होने वाला बच्चा ही राजा बन सकता था, लेकिन आज के बाद कोई भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा।
अधिकार को इन्होंने समाप्त करने के लिए ईवीएम जैसा राक्षस लेके आया है और ईवीएम के माध्यम से हमारी ऊपर बहुत बड़ी साजिश हो रही है और हमारे ऊपर मनुस्मृति लागू हो गई है। आप सभी भाइयों को कहना चाहती हूँ, अभी आप लोगों ने जो 72 साल के अंदर जो भारत का सर्वनाश होने वाला था वो हो चुका था, लेकिन जो 5 साल में हुआ है वो तो बहुत बड़ा सत्यानाश पूरे भारत में हो चुका है। और ये जो सत्यानाश करने वाली और कोई पार्टी नहीं लेकिन बीजेपी थी, जो बीजेपी के कारण पूरे भारत में मनुस्मृति लागू होने वाली है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आज से 15 दिन पहले 200 पॉइंट रोस्टर लागू हो गया। जो हमारे 200 पॉइंट रोस्टर था उसकी जगह पर 13 पॉइंट रोस्टर लागू हो गया है। यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या है और 200 पॉइंट रोस्टर क्या है। तो आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा जो बच्चा है आज के बाद कोई भी शिक्षक नहीं बन पाएगा। अगर शिक्षक बन जाएगा नौकरी उनको नहीं मिलेगी, उनको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए एक आरएसएस के बंदे ने मुझे मैसेज किया, एक आरएसएस के बंदे ने मुझे मैसेज किया और मैसेज में उसने लिखा कि आज के बाद तुम्हारे कौम के दरवाजे नहीं, तुम्हारी कौम के खिड़कियां भी बंद कर दिया है हम लोगों ने। इन मनुवादियों की हिम्मत तो देखो, इन्होंने क्या कहा कि दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर दी। तो मैंने उसे प्रत्युत्तर में कहा कि तुमने हमारी खिड़कियां तो क्या, दरवाजे तो क्या, लेकिन वामन मेश्राम ऐसी आंधी है, वामन मेश्राम ऐसी आंधी है, उसकी एक एंट्री से, वामन मेश्राम साहब की एक एंट्री से 2500 साल के बंद और दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे। बाबा वामन मेश्राम के एक एंट्री से 2500 साल के दिमाग खुल जाते हैं, तो दरवाजे और खिड़की की क्या औकात है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब ज्योतिबा फुले जीवित थे तभी हमको कहा गया था गुलामगिरी, आप किताब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की बुक स्टॉल का लगा हुआ है बुक स्टॉल। तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर किताबें जो है वो पढ़ने के लिए घर पे लेके जाइए। उसमें गुलामगिरी में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है तब तक आपको अवसर है, इनकी गुलामी से आजाद हो जाइए। तो मैं अपने भाइयों तथा बहनों को कहना चाहती हूँ, मेरे मूल निवासी भाइयों को कहना चाहती हूँ कि जब तक वामन मेश्राम भारत में है तब तक आप भी आजाद हो जाइए इन मनुवादियों से। और आपको मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि हमारी और आजादी के बीच में अगर कोई है, हमारी और आजादी के बीच में अगर कोई है तो वो समय है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारी और आजादी के बीच में अगर कोई है तो वो ईवीएम है। उस ईवीएम को हमें इस 2019 के चुनाव के अंदर वामन मेश्राम साहब जो हमें कहेंगे उस तरह से हम करेंगे। लेकिन भाइयों तथा बहनों, अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव के अंदर आप लोगों के घर पर लोग आकर आपके हाथ जोड़ेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे और कहेंगे हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। हम आपके साथ में ये करेंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपकी महिलाओं को सिलेंडर देंगे, आपके बच्चों को नौकरियां देंगे, विकास करेंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढेकड़ा कर देंगे। लेकिन आप लोगों से ऐसे लुभावने वादे करने वाली पार्टियों से आपको बचना होगा, आपको बचना होगा ऐसे लुभावने वाले वादे करने वाले लोगों से। जब नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जब प्रधानमंत्री बन के आए थे तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में झाड़ू लेके पोज दे दिया और पोज देकर काफी सारे फोटो देकर उन्होंने वायरल कर दिया वीडियो कि मैं इस देश में क्या कर रहा हूँ, सफाई अभियान का नारा लेके आया हूँ, मैं भारत देश को सफाई अभियान का नारा दे रहा हूँ। और झाड़ू देकर 4-5 पत्ते थे उसको वो साफ कर रहे हैं। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री क्या हमने झाड़ू मारने के लिए बनाया था? प्रधानमंत्री को हमने झाड़ू मारने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। अरे 2500 साल से हमारी वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू मार रहे, आज तक तो कोई वाल्मीकि समाज का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो तुझे हमने जब ओबीसी का जानकर तुझे प्रधानमंत्री बनाया है तो तू क्या कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको इतना ही झाड़ू मारने का इतना ही शौक है तो बक्सर में
गटर के अंदर उतरते हैं तो कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनको कोई पेंशन नहीं है, उनके पीछे उनके परिवार का क्या होता है वो देखने भी नहीं जाता। लेकिन लखनऊ के अंदर एक तिवारी नाम का ब्राह्मण अय्याशी कर रहा था रात के 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। वो जब मर जाता है तो उसकी बीवी को 1 लाख रुपए की सर्विस मिल जाती है तनख्वाह के साथ में, और 20 करोड़ रुपया सरकार देता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, ऐसी जुमले वाली सरकार से आपको बचना चाहिए। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारों के वार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों की आत्महत्या, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ सैनिकों पर वार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। लूण और रोटी खाएंगे, अभी 2-3 महीने पहले क्या बोला, नून है कि क्या है, हाँ नून रोटी खाएंगे, भाजपा को नहीं जिताएंगे। अभी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आज सुबह ही मैंने पिया था, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, खाली सत्तू ही पिएंगे फिर भी हम भाजपा को नहीं लाएंगे। भूखे मर जाएंगे लेकिन भाजपा को तो हम नहीं लाएंगे। इसीलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप कहेंगे अगर भाजपा को नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? आप लोग कहोगे कि भाजपा को नहीं लाएंगे तो किसको लाओगे? तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भाजपा और कांग्रेस एक साथ नाथ है तो एक नाथ है। आपको साथ नाथ को पहचानना होगा। अभी तीसरा विकल्प बीएमपी तैयार हो चुकी है, जो हमारे प्रश्न को उठाएगी, ईवीएम का विरोध करेगी और हमारे प्रश्न को उठाएगी, ऐसी बीएमपी तैयार हो चुकी है। तीसरा विकल्प हमारे पास तैयार हो चुका है और बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम लोग, हमारी जनता, हमारे कौम के जो प्रश्न है वो स्टैम्प पेपर पे हम लोग लिख कर देंगे। इस पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख कर देंगे। अगर हम बीएमपी अगर सरकार में आती है तो अगर हम अपने वादों से अगर मुंह कर जाते हैं तो आप हमको कोर्ट में घसीट सकते हो, हमको कोर्ट पे लेके जा सकते हो। और हम अपने भाइयों तथा बहनों को कहना चाहती हूँ, अगर आजाद होना चाहते हो, अगर गुलामी की जिंदगी में ही जीना चाहते हो तो जियो। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ कि अगर स्वाभिमान से अगर जीना चाहते हो तो अब की बार आपको लाना होगा बीएमपी, और बीएमपी को लाकर इस देश में हमें अपनी सत्ता को स्थापित करना होगा। वामन मेश्राम कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं हम व्यवस्था के साथ साथ राजकारण में भी परिवर्तन चाहते हैं। इसीलिए बीएमपी को लाएंगे और भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।